आज देश के प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के ऋषिकेश पधारे। बहुत बातें करी उन्होंने बताया कितनी मजबूत सरकार है, 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने दिया है और किस तरह से 3500 करोड़ रुपए सैनिक परिवारों को अब तक मिल चुके हैं OROP के तहत। और साथ में जब इन्होंने ये बात कही ना कि जो सैनिक हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारे सरहद है वो बेहतर होते हैं जब सशक्त सरकार होती है, तो सवाल ये उठता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह की कारगिल युद्ध को हमने देखा, यानी कि कमज़ोर सरकार तो भाजपा ने दी। अब जब हम पुलवामा की घटना को याद करते हैं 2019 में, तो डर लगता है 2024 है और चुनाव है, कुछ हो ना। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पुलवामा की घटना के बाद तो भाई सतपाल मलिक जी ने खुद सवाल उठाए। वो आज तक कह रहे हैं कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस तरह की बातें अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्हीं की पार्टी का कोई व्यक्ति, जिसे उन्होंने ही कितने ही राज्यों का राज्यपाल बनाया, वो कहते हैं, तो उस बात की ओर तो ध्यान से सुनना पड़ेगा ना। लेकिन मोदी जी, आपने जो OROP के बारे में कहा उससे तो इत्तेफाक नहीं रखते हमारे सैनिक। वो कह रहे हैं कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो खाका हम फरवरी 2014 में संसद से पास करवा के आए थे वो लागू किया जाएगा जब कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार आएगी केंद्र में। आपने कहा कि आज देश में जेट बन रहे हैं, राइफल बन रहे हैं और सैनिकों के जीवन की रक्षा भी आप कर रहे हैं। तो सैनिकों के जीवन की रक्षा पर मेरा सवाल है कि पुलवामा में इतने सारे वीर बहादुरों की मृत्यु कैसे हुई, वे वीर गति को कैसे प्राप्त हो गए? इसलिए क्योंकि आपकी सरकार थी, जिम्मेदारी आपकी। उनके नाम पर आपने वोट ज़रूर मांगे मगर जिम्मेदारी फिर भी आपकी होगी। हाँ, आप कहेंगे भाई गुजरात में जो हुआ उसमें SIT ने आपको क्लीन चिट दे दिया होगा, लेकिन जिन लोगों की मौतें हुई जब आप मुख्यमंत्री थे उनकी मौतें हुई और उन मौतों की जिम्मेदार जो सरकार थी वो आप ही की सरकार थी। ठीक उसी प्रकार जब देश में आप प्रधानमंत्री बने हैं और पुलवामा की घटना होती है या कोई भी और आतंकवादी घटना, जिसको आप कहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई, भाई आतंकवादी घटनाएं तो अगर बंद ही हो गई होती तो हर दूसरे दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के, वो भी टारगेटेड किलिंग्स की खबरें ना आती। अगर सारी टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म हो गई होती तो हर दूसरे तीसरे दिन कश्मीर में हम ऐसे हादसों के बारे में सुनते नहीं। और पुलवामा की घटना के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है आपके लिए, मगर देश याद रखेगा अपने शहीदों को। और आपको याद करा दूं कि जिस वक्त पूरी दुनिया में पैंडेमिक था उस वक्त चीनियों ने गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुरों को वीर गति को प्राप्त करवाया। हमारे कितने ही सैनिक थे जिनको घायल किया गया, उन्होंने भी किया क्योंकि वे बहादुर है, आपकी वजह से नहीं, अपनी ट्रेनिंग की वजह से। और देश की सेना मजबूत है, लेकिन आप जो चाइना का चू नहीं कर पाते ना, उसके कारण देश जो है आज कमज़ोर स्थिति में। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि सब कॉन्टिनेंट में हमसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं और हमारे रिश्ते अपने आसपास के देशों के साथ बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान के साथ हमेशा से विवाद रहे, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। जो नेपाल, जिसके साथ हमारे बेटी और रोटी का रिश्ता होता था, वो भी आंख दिखाता है, वो भी नाम बदल के जगहों को अपना बता देगा। अभी तो सिर्फ जगहों को अपना बता रहा है, क्योंकि भाई नाम बदलने का काम तो अरुणाचल प्रदेश कितनी बार कर चुका है। और अभी कुछ समय पहले जब 30 जगहों के नाम बदल दिए अरुणाचल प्रदेश में, तो आपके विदेश मंत्री जयशंकर इतने कमज़ोर हैं कि जो पहले ये कह चुके कि चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी, हम क्यों उनसे लड़ने जाएंगे। वो गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को वीर गति को प्राप्त करवा देंगे और हम उनसे
उनके खिलाफ कुछ भी ना कह पाएंगे। वाह, झूला झूलाकर उन्हें नारियल का पानी ज़रूर आप पिलाते रहिए, मगर वो आपको पानी पिला रहे हैं। मगर आप चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में आपके पास पैसा आ रहा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना पैसा चीनी कंपनियों से आया, उसके बारे में अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। आने वाले समय में निकल के आएगा कि कितना पैसा वहाँ से आया। मगर पाकिस्तान से तो आया है ना, तो चीन का भी रिश्ता तो है ही आपके साथ। मगर अरुणाचल प्रदेश के मामले में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, नाम बदल दिया तो कोई जगह उनकी हो गई। इससे ज़्यादा कमज़ोर विदेश मंत्री हो सकता है? ना खंडन, ना उनको आंखें दिखाई, और बातें करते वक्त एक्टिंग वाली नौटंकी में लाल लाल आंखें दिखाने की बात करा करते थे। और जिसके कारण हमारे इतने वीर बहादुर शहीद हो गए, उनके सामने लाल शर्ट पहन के दौड़े दौड़े आप जाते हैं। कभी एक बंद कमरे में जी जिनपिंग बैठे हुए हैं और आप झुके से खड़े नज़र आते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पूरे देश को शर्म महसूस होती है, क्योंकि आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री बनके। मगर कमज़ोर सरकार की जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल आप एक कमज़ोर सरकार चला रहे हैं। इसीलिए आज श्रीलंका के साथ स्थिति जो है क्या हो रखी है उनकी अपनी, फिर भी हम बार बार उन्हें उकसा रहे हैं। हमें तो मालदीव तक ने कह दिया, भाई अपनी सेना को यहाँ से हटाओ। हमें भूटान जो है वो चीन की ओर जाते हुए दिख रहा है, जो हमेशा से हमारा मित्र होता था। बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे। अरे पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो छोटा सा देश है, हमें कभी लगा भी नहीं कि वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे जा सकता है या किसी और इंडेक्स में। मगर इन सब चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बात करते हैं ना कि आपका उत्तराखंड से बड़ा निकट का नाता है और उत्तराखंड के इतिहास को आप भूल नहीं सकते हैं, और कांग्रेस की कमज़ोर सरकार थी तो आधुनिक सड़क और सुरंग अब आप बना रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से आप मजबूत सरकार हैं। सिलक्यारा टनल पर सवाल पूछा था पिछली बार भी। सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे, उनको वहाँ से निकालने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ी, और जो राठौल माइनर्स थे उनका अपमान तो आपकी ये डबल इंजन वाली सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वयं किया। मगर ये बताइए, सिलक्यारा टनल के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अडानी से रिश्ता है ना, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा भी मिला है ना आपको। तो ये बातें हमें सबको समझ में आती है। लेकिन अगर नवयुगा कंपनी से आपका रिश्ता है और अडानी का पैसा भी वहाँ से आया है, तो भी सवाल जो खड़े हैं वो ये कि सुरंग तो ढही थी, अगर बच गए लोग तो उसका धन्यवाद हमारे राठौल माइनर्स को और परमात्मा को। लेकिन भाई आप तो सोचते हैं कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, या आपको किसी ने बताया नहीं। पर अगर हम बात कर दें जिसके बारे में आपने कहा, तो सड़कें जो हमने बनाई थी वो सरहद तक जाती हैं, लेकिन हमने पर्यावरण के साथ एक बैलेंस बनाकर इन सड़कों को बनाया था। प्रधानमंत्री जी, आप जो सड़कें बना रहे हैं उसी के कारण से हमारे यहाँ भूस्खलन तेज़ी से हो रहा है, और पर्यावरण के जानकार बार बार इस विषय को उठा रहे हैं। खामियाजा तो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ हैं जिनको आप खोद रहे हैं, उनको एल्प्स और एंडीज समझकर, मगर ये हिमालय है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, कम उम्र के पहाड़। प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के सामर्थ्य की जब आप बात करते हैं और जिस दशक को आपने उत्तराखंड का बताया, वो दशक तो निकल गया या निकल ही रहा है, लेकिन यहाँ के युवा तो बेरोजगार हैं, पेपर लीक से त्रस्त है, राज्य में बेरोजगारी की दर आसमान छू रही है, महंगाई चरम पर है, और हमारे युवा पूछ रहे हैं कि आखिर आपने हमारे लिए किया क्या। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे पलायन बंद हो गया, तो लोग हंस रहे हैं आप पर। अपने आप को हंसी का पात्र आप हमेशा बनाते हैं,
मगर कम से कम पलायन के बारे में बात करके अपना इतना मजाक तो मत उड़वाइए। पलायन आज भी हो रहा है। आपके आंकड़े भी बता रहे हैं कि पलायन किस कदर से हावी है उत्तराखंड पर, कैसे हमारे गांव गोस्ट विलेजेस बन गए हैं, भूतिया गांव, मतलब वहाँ कोई है नहीं, भूत भी नहीं बोल रहे अब तो। प्रधानमंत्री जी, आपको याद करा दूं कि आपने बताया कि कैसे जब आप बहुत साल पहले, तब प्रधानमंत्री नहीं थे ना, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, आप अमेरिका गए, और जब आप अमेरिका गए और आपको खाना नहीं मिल रहा था शाकाहारी, तो एक व्यक्ति दिखा जो 3-4 रुद्राक्ष की माला पहन के बैठा था, और उसने आपको बताया वो कई बार ऋषिकेश आता था। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे ना, तब भी लोग ऋषिकेश आते थे। जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ना, तब भी विदेश से लोग आया करते थे। ये आपके आने के बाद से नहीं हुआ कि ऋषिकेश को आज़ादी मिल गई हो, या यहाँ पे पर्यटन शुरू हो गया हो, या योग शुरू हो गया हो। मार्केटिंग आप भले ही करते रहें, लेकिन देश में विदेश से लोग आते थे, और कई ऐसे लोग हैं जो आज भी यहाँ बसे हुए हैं। मगर इन सब चीज़ों से आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपको लगता है सब कुछ आपके आने के बाद ही हुआ। आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं, रैपलिंग, कैंपिंग की बात करते हैं, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई थी? मैंने स्वयं 90 के दशक में वहाँ कोर्सेज करे हैं। इसलिए आपकी बातें बड़ी हास्यास्पद होती हैं, जैसे सब कुछ अभी हुआ, जैसे सब कुछ 2014 के बाद हुआ। नहीं, 90 के दशक में मैंने आपका नाम तक नहीं सुना था, और भाजपा में भी आपका कोई इतना महत्व नहीं था। तो हमें पता है कि आपने अपना महत्व कैसे करवाया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करते हैं, तो जो भूधसाव हो रहा है, जगह जगह पे लोगों के खेतों में भूधसाव की स्थिति हुई है, क्रैक्स आए हैं उनके घरों में, उनके बारे में भी कुछ बोलते? कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, ये जो आपने सपने में देखा और आप सोच रहे हैं देश के पैसे का बस ठोक पीट कर इस्तेमाल कर दो, उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इस पर्यावरण के नुकसान की भरपाई नहीं होगी, कभी नहीं हो पाएगी। जोशीमठ के भूधसाव पर भी कुछ बोल जाते। जोशीमठ भी भाई, जब आप टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार की लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए था जोशीमठ के बारे में, मगर मुंह से आवाज़ नहीं निकली आपकी। और ये हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति है मकानों की, जो आपके प्रोजेक्ट्स के कारण, जो एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल के कारण हुआ है, उस पर आप बोल नहीं सकते। मानस खंड की बात करते हुए आपने कैसे बताया कि आदि कैलाश आप गए। भाई, आपको तो सब कुछ आई मी माई सेल्फ, मैं, मेरा, मुझ में, मुझसे, उसी से शुरू और उसी पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हर मैं ख़त्म हो जाता है, ये भी याद रखिए। हम तो धूल हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, तो मैं से आगे निकलिए। आप ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे आदि कैलाश के बारे में कोई नहीं जानता, पहले से जानते हैं और पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और मानस खंड की जब आप बात करते हैं ना, आपकी ये जो योजनाएं हैं, जिसमें आपने आधुनिक काल के ही नहीं, आधुनिक काल की चीज़ों को तो आपने कैसे किया है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन मंदिर हैं उनको भी कैसे कैसे रंगों से, पिंक, ऑरेंज, इन सब रंगों से आपने पेंट करके क्या कर दिया है। वहाँ पे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जब आप खुद इस बात को कह रहे थे कि यहाँ की संस्कृति को बचाना है, तो उस संस्कृति को बचाने के लिए उसकी इज्जत होनी चाहिए जो चीज़ पहले से है। और हम बहुत ही भव्य सोने चांदी वाले मंदिरों की बात नहीं करते यहाँ, क्योंकि हम बाबा केदार की बात करते हैं। बाबा केदार के मंदिर में से सोना चोरी हुआ, लेकिन उसके पहले चांदी भी आप ही लेके आओ, और उसके पहले आप चाहते थे कि लेज़र शो करके आपकी तस्वीर
दिखाई जाए बाबा केदार के मंदिर की दीवारों पर, जिसका विरोध किया था उस समय जो मंदिर समिति में लोग थे उन्होंने। मगर उसमें चांदी लगाया गया, फिर चांदी को उतार के सोना लगाया गया, मगर वो सोना गायब कहाँ हो गया प्रधानमंत्री जी? ये अब तक ना तो कोई जांच में पता लगा के बता पाया है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना साझी की गई है, क्योंकि आपके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें तो कोई शक की बात नहीं। हाँ, ये भी नहीं कहा कि हाँ हम एक कानून लेके आए थे, पंडा पुरोहितों ने इतना विरोध किया कि हमें उस कानून को वापस लेना पड़ा। और वो था, जी हाँ, आपको याद है ना कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेकर आए थे मंदिरों का अधिग्रहण करने, 51 मंदिर, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सारे मंदिर थे, चारों धाम। आपने कहा कि 1000 स्टार्टअप यहाँ पे हुए और 500 जो है वो लड़कियों ने किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी तो बता देते कि कौन से स्टार्टअप चल रहे हैं, कौन से स्टार्टअप बंद हो गए। ये डेटा नहीं बताएंगे, किसने किया, किसने अप्लाई किया, बस उतना बताएंगे। मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, जिससे पूछे वो कहता है कि भाई लोन चाहिए, मगर कहाँ से ले, कैसे ले, उसको वापस कैसे देंगे अगर काम नहीं चला, उसके बारे में नहीं बता रहे। और बेरोजगारी पर आप कह रहे हैं रोजगार के अवसर बढ़े क्योंकि हमने मुद्रा लोन दे दिया। भाई लोन दे दिया और तुम अपना काम करो, इससे क्या सिक्योरिटी हुई हमारे इन बच्चों की? अगर काम नहीं चलेगा यानी कि डूब जाएंगे वो। तो ये किया है आपने। 4 धाम परियोजना को 900 किलोमीटर की बताते हैं, लेकिन फिर ये भी बता दीजिए कि उसको अलग अलग टुकड़ों में करके आप टेंडरिंग का प्रोसेस क्यों करते हो, क्यों करना पड़ा? ताकि काम, आप कहेंगे, मैं बताती हूँ कि सारा काम एक ही व्यक्ति को देने के बजाय अलग अलग लोगों को दे। नहीं, कारण है कि जो पर्यावरण से संबंधित कानून है उनसे बचने के लिए 900 किलोमीटर की परियोजना को अलग अलग छोटे टुकड़ों में कर दिया गया, ताकि आपके ऊपर वो कानून ना लगे और आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आसानी से मिल सके और इस प्रोजेक्ट को बनाया जा सके, वरना ये पॉसिबल नहीं था। और जो नुकसान हो रहा है आज पर्यावरण का इस कारण से, उसी के कारण हम भूस्खलन देख रहे हैं। हम जोशीमठ में हमने भूदसाव देखा, जो आपका रेलवे कर्णप्रयाग रेल लाइन है वहाँ पर लोगों की शिकायतें आ रही हैं टिहरी क्षेत्र में कि उनके घरों में दरारें आई हैं, मगर उस पर आपने नहीं बोला। कोई बात नहीं। आपने कहा कि नियत सही हो तो नतीजे सही होते हैं, मगर ये तो बताइए, अगर आपकी नियत सही है तो आप जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उसी पे आ जाए। आपके ना तो नियत है ना उसके कोई नतीजे, बस बोलने के लिए जुमले बहुत हैं। क्योंकि जितनी बातें अभी तक बताई हैं मैंने, उसमें आपकी नियत दिख गई। और नियत है अडानी को बनाना है, देश के पैसे को खाना है और देश को गर्त में ले जाना। मगर आज जब आप बैठे थे ना, तो वहाँ पर मैंने 2 लोग देखे। एक वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिसे उसकी कुर्सी से हटाना पड़ा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और उन्हीं को आपने हरिद्वार से टिकट दिया है, जहाँ से आपने रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट देकर सांसद बनवाया था, जिनके ऊपर भी आरोप थे भ्रष्टाचार के, और उन्हें हटाया गया था मुख्यमंत्री की कुर्सी से 2011 में, और जनरल बीसी खंडूरी को वापस लाया गया था। मगर प्रधानमंत्री जी, बड़ी हंसी आती है आपकी बातें सुनकर। आप कहते हैं कि जो बिचौलिए हैं वो पैसा खा जाया करते थे कांग्रेस की सरकार में। भाई आपके तो स्टेज पे वो सारे लोग बैठे हैं जो कांग्रेस से संबंधित रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा, उनके बेटे सौरभ बहुगुणा भले ही उत्तराखंड भाजपा में हैं, आज मंत्री हैं, मगर साकेत बहुगुणा के ऊपर भ्रष्टाचार के ही तो आरोप लग रहे थे। और विजय बहुगुणा के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके बारे में आपने देहरादून के परेड ग्राउंड में बताया था कि कैसे जो
स्कूटर है उसकी टंकी में भी एक्स्ट्रा तेल जा रहा था, जानते हैं। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने विजय बहुगुणा को हटाया था, मगर विजय बहुगुणा को आपने अपनी पार्टी में लिया। तो भ्रष्टाचारी युक्त भाजपा ये बताए कि हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं और मोदी जी ये कहे कि मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचारी बचाओ, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे या सोचेंगे कि कितना बेवकूफ़ हमें समझ रहा है ये व्यक्ति। क्योंकि जो हमारी पार्टी से लेके गए हैं आप कांग्रेस से, उनको तो आप ही भ्रष्टाचारी बताते थे, उसके बाद आप ही के वॉशिंग मशीन में वो गुड़ हो गए, क्योंकि उनके ऊपर तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सारे आपने छोड़े हुए थे। जब आपकी पार्टी में आ गए तो आप कांग्रेस को कैसे कहेंगे कुछ भी, और कैसे कहेंगे कि वो भ्रष्टाचारी बचा रहे हैं? भ्रष्टाचारी तो बचाने का काम आप कर रहे हैं। अपने स्टेज पर जिसको बिठाया था उन सबको तो जेल भेजना चाहिए था आपको, लेकिन आपने उन्हें अच्छी कुर्सियां, उनके बच्चों को अच्छी कुर्सियां दी। और ये विजय बहुगुणा जी जो आपके बगल में बैठे हुए थे ना, या टिहरी की सांसद और आज जो प्रत्याशी आपने दी हैं राजलक्ष्मी शाह जी, अपने आप को सचमुच में वो महारानी ही समझ रही हैं। भाई हम तो महारानी कहेंगे नहीं, वो राजलक्ष्मी शाह जी हैं, सम्मान के साथ नाम लेंगे मगर महारानी तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन आप जब बात करते हैं परिवारवाद की, तो भाई ये कौन सा वाला परिवारवाद है जो चुनाव के टाइम पे वो निकल के आ जाती हैं, उसके अलावा वो मोम की गुड़िया की तरह गायब रहती हैं। और ये जो विजय बहुगुणा है ना, इन्होंने कहा था इनको मोम की गुड़िया, आज ये मोम की गुड़िया आप ही के पास है। विजय बहुगुणा ने कहा था, या सतपाल महाराज ने, इतना याद नहीं आ रहा मुझे, मगर सतपाल महाराज भी आज आपके पास है। तो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा दिल्ली का शाही परिवार और खुद का परिवार बढ़ा रहे और भ्रष्टाचार बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ कह रहे, वही भ्रष्टाचारी तो आपने बचा रखे हैं। जब आप कह रहे हैं दिल्ली का शाही परिवार, तो वहीं से तो वो विजय बहुगुणा निकल के आए और उन्हीं का बेटा जो है आज आपने टिकट देकर उसे एमएलए भी बनाया, उसको आपने मंत्री भी बनाया, और इन्हीं के पिताजी से आपने हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार गिरवाने की कोशिश करी थी 2016 में। लेकिन ये परिवारवाद कैसा है? विजय बहुगुणा की बहन रीटा बहुगुणा वो भी आपकी पार्टी में, विजय बहुगुणा भी आपकी पार्टी में, मगर चलिए वो उनकी कैपेबिलिटी होगी, कांग्रेस पार्टी में थे, हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे हैं आप ये कहेंगे, और अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते थे, मगर अच्छे कहाँ हुए? उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, आपने उनको भाजपा में जगह भी दे दी, उनके बेटे को टिकट दे दिया। अब बताइए उनके बेटे का भला ऐसा क्या अचीवमेंट था कि आपने उनके बेटे को टिकट दिया? साकेत बहुगुणा को दे नहीं सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि साकेत बहुगुणा से तो उस समय भी कांग्रेसी नाराज थे। तो आपने सौरभ बहुगुणा को नेता बनाया। तो ये जो एक परिवार के व्यक्ति को लाकर आप नेता बना रहे हैं वो हमने देखा, लेकिन आज गणेश जोशी की बेटी को भी देखा स्टेज पे। ऐसा तो कोई अचीवमेंट था नहीं कि वो ग्राउंड पे काम कर रही थी, पढ़ के आई थी विदेशों से। भाई गणेश जोशी शक्तिमान घोड़े को के ऊपर प्रहार करने वाले की बेटी टीवी चैनलों पे बैठ के परिवारवाद पे बड़े ज्ञान देती है, और परिवारवाद का नमूना जो है वो है ये। और अगर सामने कोई मजबूत दिख जाए तो भाग जाती हैं। लेकिन चलिए जी, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जब आप दिल्ली के शाही परिवार की बात करते हैं तो टिहरी के शाही परिवार और बहुगुणा के शाही परिवार, गणेश जोशी के शाही परिवार, और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट में नहीं जाऊंगी अभी। लेकिन आपने कहा इलाज के लिए एम्स दिया, आपने दिया, वो तो पहले से ही बनने को तैयार था, आपके समय में उद्घाटन हो गया। लेकिन भाई जब आप कहते हैं ना आयुष आरोग्य हॉस्पिटल्स के बारे में, तो भाई चिंता ये हो जाती है कि कोई सामंजस्य बैठा है या नहीं, या वैसे ही होगा जैसे पतंजलि के रामदेव और बालकृष्ण को क्या लताड़ पड़ी है कोर्ट से, लेकिन उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ती रहे लताड़, आपके तो जो जी में आएगा वो करेंगे। भाई गलती तो आप ही की ये डबल इंजन वाली सरकार की है। जब केंद्रीय
मंत्रालय उनको कह रहा है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, कार्रवाई करी, और वो नहीं करते तो क्या जो केंद्र में आपका मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि आपने तो बढ़ाना था आगे, कोरोनिल की बातें करवानी थी, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करना था, फिर दूसरी तरफ कह रहे जी मैंने तो फ्री में वैक्सीन दी। फ्री में तो आपने नहीं दी, वैक्सीन इस देश में हमेशा से लोगों को मिलती रही है और फ्री में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जनता टैक्स देती है उसके लिए। मगर आगे बात करते हैं, राम मंदिर पर लगे पड़े आप हैं, कुछ भी बोल देते हैं। किसी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, और जो ताले खुलवाए थे वो राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। आप कहीं सीन पे भी नहीं थे तब, आप मुख्यमंत्री क्या, आप तो मंत्री भी नहीं थे तब। तो जब आप विकास विरोधी कांग्रेस को राम मंदिर विरोधी भी बताते हैं तो ये आपकी घटिया सोच दिखाई देती है। निमंत्रण घर जाकर दिया, सचमुच में निमंत्रण घर जाकर दिया भाजपा और आरएसएस के कार्यक्रम में आने के लिए, ताकि आप वहाँ पर नए महाराज धीराज की तरह दिखाई दे, कैमरे की तरफ मुंह करके भगवान राम की पूजा करते हुए दिखाई देते, है ना। और आप अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं तो जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपका विरोध कांग्रेस ने कभी नहीं किया। भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं, आप नहीं बताएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए। आपने तो राम के नाम पे अपना राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया मोदी जी। मगर शंकराचार्य आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब तक वो आपको अनाप शनाप की बातें कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। और शंकराचार्य से बड़ा कोई सनातन धर्म में नहीं होता। अब आप कह रहे हैं भाई थोड़ा सा भगवान से डरिए, आप शक्ति की बात करते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक रावण वाली शक्ति, दूसरी राम की शक्ति। और आप जब इस्तेमाल करते हैं भगवान की शक्ति तो उसका नाम होता है क्या? भगवान की शक्ति को सही तरीके से दिल में उतारेंगे तो आप मजबूत होंगे, जैसे राहुल गांधी। और जब आप भगवान की शक्ति का नाम लेकर भगवान का इस्तेमाल करके वोट पाने की कोशिश करेंगे तो वो होगी रावण की शक्ति, जैसी आपकी। और आप इसमें माँ धारी देवी, माँ चंद्रबद्री, माँ ज्वाल्पा देवी की बातें करने लग गए। और आप बात कर रहे थे कि इनको तबाह करने की कोई सोच रहा है। अरे कुछ भी बोलने के पहले सुन लिया करिए कि आप बोल क्या रहे हैं। कुछ भी बोलने के पहले सोच लिया करिए कि ज़ुबान से क्या निकलने जा रहा है, और रोक लिया करिए। भगवान का नाम हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान का नाम लेकर वोट मांगने का काम तो आपको होगा ही, भगवान का नाम लेकर लोगों को भड़काने का काम तो आपका है। लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे हैं हम उस पर आ जाते हैं। सिलक्यारा टनल पे आप कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी? क्या कोई कार्यवाही होगी नवयुगा पे और अधिकारियों पे? इस पर क्यों अब तक चुप हैं? अग्निपथ योजना के बारे में जानना चाहती है उत्तराखंड की जनता, क्योंकि एक एक घर से कई कई बच्चे जाते हैं सेना में। उनके सपनों को चकनाचूर किया है आपने। कांग्रेस की सरकार आएगी तो अग्निपथ योजना खत्म करी जाएगी और पुरानी सेना में रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है उसको दोबारा से स्थापित किया जाएगा। हमारे राज्य में बेरोजगारी चरम पे है, पेपर लीक होते हैं। इन सब से निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कई बातें लेके आई हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे और कई बार इंटर्नशिप करते हैं, पैसे नहीं मिलते, उनको 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप मिलेगी प्रतिवर्ष, यानी कि करीबन 8,500 रुपये प्रति माह। जो पेपर लीक है उसके लिए हम एक कानून लेके आएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे ताकि ये स्थिति दोबारा ना आए। इस पर भी आपने कुछ बोला नहीं। आपने नहीं बताया कि हमारे जो युवा हैं उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। जो 30 लाख वेकेंट पद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो क्यों नहीं भरे?
वो हम भरेंगे एक समयबद्ध तरीके से। और भी बहुत कुछ है हमारे युवाओं के लिए, लेकिन इतना जवाब काफ़ी है आपके लिए। आप पलायन नहीं रोक पाए, आप बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर पाए उत्तराखंड के युवाओं के लिए, मगर उन्हें लाठियां डंडे ज़रूर मारे, उनको जेलों में ज़रूर डाला, उनके ऊपर 307 का मुकदमा भी डाल दिया। लेकिन बात कर लेते हैं हम अंकिता भंडारी के बारे में। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जब भाजपा के एक नेता का नाम आया, भाजपा के एक नेता के बेटे ने उसकी हत्या करी, एक रिजॉर्ट जो एक भाजपा के नेता का है, जो आरएसएस के नेता का है, और जहां पर एक आंवले कैंडी की फैक्ट्री बनी थी वहां पे रिजॉर्ट बन गया, इतना कुछ हो गया। और जो एमएलए वहां जाके, जिस विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी चलाई, उसको इनाम दे रहे हैं आप, स्टेज पे बैठाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं आप। इसका मतलब ही है कि ये भाजपा के इशारे पर करवाया गया था, रेणु बिष्ट से ये जेसीबी चलवाया गया था। प्रधानमंत्री जी, दिसंबर 2023 में एनसीआरबी के जो डेटा आया था उससे ये साफ हो गया था कि जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, मतलब 9 हिमालयन स्टेट्स जो हैं, उसका डेटा बताता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध में हम सबसे ऊपर हैं। सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, और ख़ास करके बलात्कार की बात करें तो बलात्कार के सबसे ज़्यादा मामले बच्चों और महिलाओं के खिलाफ उत्तराखंड में हैं, इन 9 हिमालयन स्टेट्स में। मगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो 2022 के पहले के 3 साल से क्या फ़र्क हुआ, 2019 में जब ये डेटा आया था तो 2019 से 2022 तक महिला जो अपराध हैं वो 77% बन गए। 2019 से 2022 तक बढ़ गए। आप समझ ही सकते हैं कितने, 77% का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर 100 हो रहे थे तो 177 हो गए। और 2022 की बात कर लें तो 2021 से 2016 से अगर हम कंपेयर करें तो 2016 में 30.4% था, और 2022 में जो डेटा आया है 59.5%, यानी कि 30 से ऑलमोस्ट 60%, यानी कि डबल हो गया 2016 से 2022। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो भी उत्तराखंड से कम है। वहाँ पे 46.8% है, और यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई 2016 से 2022 के बीच, यानी कि 6 साल में डबल। लेकिन आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। न केवल बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, बच्चों के साथ अपराध हो रहा है, परंतु हमने हल्द्वानी की घटना देखी, हमने देखा कि कैसे इसके पहले पुरोला में हुआ, और उसके पहले 2018 में घनसाली में हुआ कि समुदायों को आपस में लड़ाया गया। और जिस राज्य में हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए था, किसी को करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी की आबादी है वो बहुत कम है, वहाँ पर ये करवाया गया, और कानून व्यवस्था कैसी ध्वस्त हुई वो हमने देखा। बेरोजगारों की बात करूँ तो हर धरना स्थल पर हमारे बेरोजगार बैठे होते, आप उस पर कुछ बोल ही देते, आप कहते हैं हमने रोजगार के अवसर बनाए, रोजगार नहीं दिया, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको याद कराऊं कि जब आप आए थे 2014 में तो बड़ा सफाई अभियान की बातें करने लगे। आपने तो देश का ही सफाया करके रख दिया। आपने नदियों की सफाई की बात करी, आपने तो माँ गंगा की सफाई की बात करी, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेके आए। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जो बताया गया कि 20,000 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी गई थी 2014 से 2019, यानी कि आपके पहले कार्यकाल में, इसमें कितना इस्तेमाल हुआ पता नहीं, मगर 2021 में 815 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहा गया कि बनाए गए हैं या प्रस्तावित है।
लेकिन और जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि जो नदियां हैं वो बहुत साफ हो गई, जबकि ऐसे कई संस्थाएं जैसे संकट मोचन फाउंडेशन ने कहा कि गंगा के पानी की जो क्वालिटी है वो लगातार खराब होती जा रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी देखा कि जिन मानकों के तहत इसको स्टडी किया जा रहा है वो सही नहीं है, और जो मानक के हिसाब से उन्होंने स्टडी किया उन्हें गंगा के पानी की गुणवत्ता में कमी ही दर्ज करवाई, और उन्होंने ये कहा भी। अब जल शक्ति मंत्रालय अगर ये दावा करता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक तरह से काम कर रहे हैं, और IIT वाराणसी के एक प्रोफेसर कहते हैं कि सरकार की सारी योजनाएं पूरी तरह से झूठी और फर्जी थी, तो इसका जवाब भी आप दे देते। 2017 में जो एक CAG ऑडिट रिपोर्ट आई, उसमें वित्तीय प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी में खामियों का उल्लेख किया गया था कि ये जो परियोजना है इसमें कितनी खामियां हैं। और इन्होंने जो पूरा का पूरा आपने STP की बात करी, तो STP का जो टेंडर है आपने उन कंपनी को दिया जिनका रिश्ता आपसे था, यानी कि बीजेपी से। 2017 में बीजेपी के पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा जी की अध्यक्षता वाली कंपनी को 150 करोड़ से भी ज़्यादा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि सीवेज ट्रीटमेंट कितना हुआ या क्या हुआ या कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। एक और अडानी ग्रुप का एक और जो कंपनी है, उनको 5 करोड़ के वैज्ञानिक अध्ययन का ठेका पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया गया। तो यही वही पतंजलि है ना जिसको अभी शपथ पड़ी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। अब जो नदियां हैं उनको साफ तो आप नहीं कर पाए, लेकिन ये जो सफाई के बड़े बड़े आपने बोले, आज भी बता रहे थे हर घर नल, उसके बाद आप कह रहे थे कि हर 10 में से 9 घरों में पानी पहुंच गया। किसको झूठ बता रहे हैं आप? यहाँ पे लोगों उपचार के लिए फार्मासिस्ट प्रोटेस्ट करते रहे, कौन सा उपचार मिल रहा है लोगों को? अभी भी वो खाट जैसा बना के उनको लाना पड़ता है, सड़कें नहीं है, गांव से मेन रोड तक, फिर वहाँ से, और कितनी महिलाओं की, कितने बुजुर्गों की हम सुन रहे हैं कि मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन्हें इलाज समय पे नहीं मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी झूठ तो आपने खैर काफ़ी बोले, लेकिन जब आप बात करते हैं हमारे यहाँ जो भू कानून की बात हो रही है उस पर आपने एक भी बात नहीं करी। हमारी जनता जानना चाहती है कि हमारी ज़मीन को आप अपने मित्रों को क्यों देना चाहते हैं। हमारी जनता उत्तराखंड की भू कानून को लेकर आंदोलित रही है, और इसका कारण है कि 2003 में जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, तो जो बाहर के लोग थे, उत्तराखंड से बाहर के लोग थे, अगर वो कृषि भूमि खरीदना चाहते थे तो उनको केवल 500 स्क्वायर मीटर अलाउड था, और इसके लिए कानून था कि 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वो नहीं खरीद सकते, और वो भी स्ट्रिक्टली एग्रीकल्चर लैंड, उसको चेंज भी नहीं कर सकते थे उसका लैंड यूज। जब आपकी सरकार थी 2008 में, मेजर जनरल BC खंडूरी जी ने 500 स्क्वायर मीटर को 250 स्क्वायर मीटर कर दिया था 2008 में, लेकिन 2008 में ये जो सीमा थी इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आपने वहाँ पर जंगल की जो डेफिनेशन है उसको भी ख़त्म कर दी। आपने जो रूल्स होते थे कि अगर कोई कंपनी आती है, मैं उसके अलावा भी बोल रही हूँ कि कोई कंपनी आती है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, उन्हें कुछ ज़मीन दी जाती है, अगर वो निर्धारित समय तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करती है तो वो ज़मीन वापस सरकार को चली जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपने बदल दी, क्योंकि आपने अपने मित्रों को यहाँ भेजा, लैंड लॉज पूरी तरह से चेंज कर दिए। ये जो 250 स्क्वायर मीटर का जो कैप था इसको पूरी तरह से हटा दिया ताकि लोग आके ज़मीनें खरीदें और
वो ज़मीन अगर उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें एक बार ज़मीन मिल गई तो वो ज़मीन उन्हें वापस देने की ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं कब तक के उनके पट्टे रहेंगे, लीज रहेंगे, और वो ज़मीन उस कंपनी के पास हो जाएगी। और हमारे जंगलों को आप खाली कर दे रहे हैं, और इसी कारण से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इतने इंस्टेंसेस आज उत्तराखंड की जनता को देखने पड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा, जब आपने जनता के इस अधिकार को छीना है और जनता जवाब जानना चाहती है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और पलायन का एक कारण ये भी है क्योंकि आप बाहरी लोगों को यहाँ पे ज़मीन खरीदने में आसानी कर दे रहे हैं, उनके लिए लैंड बैंक तैयार कर दे रहे हैं, मगर इसके अलावा आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो यहाँ पे ज़मीन तो खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, वो ज़मीन वापस सरकार को नहीं आ रही, जंगल के जंगल खाली हो रहे हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके अडानी टाइप के जो मित्र हैं उनको ज़मीन आपने देना, वहाँ पे उद्योग लगेंगे। कौन से उद्योग लगे आज तक समझ में नहीं आया। उद्योग तो नहीं दिख रहे, मगर जंगल के जंगल आपने ख़त्म कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी, बहुत बातें आपने कही, मगर शायद हमारे सवाल, जितना आपका लंबा भाषण था उससे कहीं ज़्यादा हमारे सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले समय में आपसे पूछती रहूँगी। लेकिन सभी साथियों से ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जनता को पता रहे कि उनके जिन मुद्दों पर वो जवाब चाहते हैं, वो जवाब मोदी जी ने नहीं दिए। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। बाकी आपको 5 किलो का राशन वो दे रहे थे, वो दे सकते हैं आगे, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं, और आपकी बेटी के साथ कब गलत हो जाए इसका भी कोई रोड मैप नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपके बेटे को, आपकी बेटी को, जिनको आप पढ़ाते हैं, उनको रोजगार का अवसर, वो कहते हैं कि हम तो दे रहे हैं, मुद्रा लोन कर लो जी, वो नहीं मिलेगा। आपका वो जो गैस का सिलेंडर उज्ज्वला वाला दिया, उसमें मुफ्त का गैस नहीं भरा जाएगा। आपको जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था ना 2014 के पहले, वो 1100 करने के बाद 800 पर लेकर आएंगे, 822 रुपये कल ही दिया मैंने। लेकिन वो आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि आप सोचें। और जो माएँ उत्तराखंड की सोचती हैं कि उनके अकाउंट में 6000 रुपये आ गए, तो हिसाब लगाएंगे अगर आप कि कितनी महंगाई बढ़ी है, तो आपको पता चलेगा कि अगर महंगाई बढ़ के आप खर्चा कर रहे हैं 96,000 रुपये का, तो आपको सरकार दे रही है 8 से 9,000 रुपये, 10% मिल रहा है। और मैं बात कर रही हूँ जो आपकी महंगाई के कारण बढ़ा है। मैं दाल की कीमत जो पहले थी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर पहले थी 60 रुपये और अब हो गई 120 रुपये, तो मैं उस 60 रुपये की बात कर रही हूँ जो बढ़ा दिया इन्होंने 2014 से। आंखें खोलिए, सोच समझ के इस बार अपने बेरोजगार बेटे, अपनी बेटी की सुरक्षा, बेटी को अच्छी नौकरी, बेटी को अच्छा रोजगार मिल सके, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो, आपके ऊपर एहसान ना हो, ऐसी सरकार चुनने के लिए भाजपा नहीं कांग्रेस को वोट दीजिएगा। क्योंकि अब हाथ बदलेगा हालात, और हाथ का मैनिफेस्टो पढ़िए, जो नाम है दिया हमने न्याय पत्र, न्याय का संकल्प। न्याय हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर माता, हर बहन के लिए, हर बच्चे के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सीमाओं को, सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आसपास के देशों के साथ अच्छा और अपने आप को मजबूत बनाकर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार के अलावा दूसरी सरकार नहीं। बाबा केदार के आशीर्वाद के साथ, बाबा बद्री विशाल के आशीर्वाद के साथ, माँ यमुनोत्री के आशीर्वाद के साथ, माँ गंगोत्री के आशीर्वाद के साथ, माँ नंदा देवी का आशीर्वाद,
माँ ज्वाल्पा देवी का आशीर्वाद, माँ धारी देवी का आशीर्वाद और हर उस देवी देवता का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे और हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके, अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर। ऐसे में अपने भविष्य को और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जुमलों वाली मोदी सरकार नहीं, सच्चाई वाली, आपकी अपनी भागीदारी वाली इंडिया की सरकार, इंडिया के साथ होंगे तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा और इंडिया का हर परिवार आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।